5 अगस्त 1960, एक तारीख जो हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। इसे ये रुतबा हासिल हुआ कि इस तारीख को रिलीज हुई थी हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास की संगे मील शाहकार फिल्म मुगले आजम। मुमकिन होता तो अल्लाह से दुआ करते कि ये जो गए हुए लोग हैं उनको फिर से ले आओ। मुगले आजम को फिर से जिंदा कर दो अल्लाह, फिर से भेज दो अनारकली, फिर से भेज दो सलीम। और ये जो फिल्म है इसको खत्म ना होने दो, इसको चलने दो, इससे हमें लुत्फ लेने दो। बात है सन 2004 की। यूसुफ साहब ने कहा था जब मुगले आजम पहली बार रंगीन संस्करण में रिलीज हुई। आज हम बात करेंगे दास्ताने मुगले आजम जो राजकुमार केसवानी जी ने लिखी है। और आप आगाज देखिए कैसे किया गया है इसका। यह दास्तान उस गुजरे वक्त की सैर है जब के आसिफ नाम का एक इंसान नफरतों से भरी दुनिया में हर तरफ मोहब्बत की खुशबू फैलाने वाले एक ऐसे लाफनी दरख्त की इजाद में लगा था जिसकी उम्र दुनिया की हर नफरत से ज्यादा हो, जिसकी खुशबू रोजे कयामत खुद कयामत को भी इस दुनिया के इश्क में मुब्तला कर सके। उसी इंसानी इजाद का नाम है मुगले आजम। और ये जो किताब है ना, इसको बताने के बहुत सारे तरीके थे। एक तो ये था कि हम ही आपको कहानियां सुना दें, दूसरा ये था कि आपको पिक्चरों की क्लिप्स दिखा दे या फिर कुछ संस्मरण रिकॉर्डेड सुना दे। पर फिर लगा नहीं, ये उसी तरह सुनाएंगे जिस तरह इसे लिखा गया है, यानी परत दर परत कहानियां, हर तस्वीर हर कहानी के पीछे दबी हुई लाखों और कहानियां। तो हम आपको सुनाएंगे इसी किताब से पढ़कर दास्तान मुगले आजम की कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, कहां बनी और इसके पीछे जो मंसूबा था, जो ईमान था, वो क्या था। अब मुगले आजम का कंसेप्चुअलाइजेशन कैसे हुआ। आसिफ ने फूल की शूटिंग के दौरान ही कमाल अमरोही से इम्तियाज अली ताज के ड्रामे अनारकली की कहानी सुनी थी। इस कहानी और आसिफ के सपनों के रंग इस कदर यकसा थे कि फौरन ही यह कहानी आसिफ के ख्वाबों का हिस्सा बन गई। मगर इस कहानी का नाम आसिफ की कहानी से और ख्वाबों से बहुत छोटा था, अनारकली। सो पहला काम हुआ कि इस कहानी को सपनों की ऊंचाई से मेल खाता एक नाम दे, और नाम पड़ा मुगले आजम। एक दिन मौका देख करके के आसिफ ने अपने जहन में बसी मुगले आजम की कहानी शिराज अली हकीम को सुनाई। और जब कहानी के आसिफ सुना रहे हो तो कोई कैसे मुतासिर किए बिना रह सकता है। वो किस्सा गोई के उस्ताद जो थे शहादत अली मंटो ने उनके लिए कुछ लिखा है, सुनिए। कहानी सुनाने के दौरान वो मदारीपन करता है, यानी हस्बे जरूरत वाकयात की उतार चढ़ाव के साथ खुद भी उतरता चढ़ता रहता है। अभी वो सोफे पर है, चंद लम्हात के बाद उसकी पुश्त की दीवार पर, दूसरे लम्हे उसके सर के नीचे है और टांगे ऊपर और धम से नीचे फर्श पर। उसके फौरन बाद कुर्सी पर अकड़ू बैठा है, मगर फिर फौरन उठ खड़ा होता है। मालूम होता है कि इलेक्शन में कोई आदमी वोट हासिल करने के लिए तकरीर कर रहा है। वो इतनी अच्छी किस्सा को वही करती थी। अब जब दास्तान मुगले आजम बननी ही थी तो तय ये किया जाना था कि शहजादा सलीम कौन बने। आसिफ ने इस नए हैंडसम एक्टर दिलीप कुमार के बारे में सुन रखा था। एक दिन वह बोला, चलो जरा इसको भी देख ही लूं। हालांकि उस वक्त तक इस रोल के लिए सप्रू उनके जहन में थे। जब दिलीप भाई आए और हमारे ड्राइंग रूम में बैठे तो मैंने खुद को एक लम्हे के लिए बेजुबान सा महसूस किया। मैंने एक ठीक ठाक से अच्छे दिखने वाले एक नौजवान का तसव्वुर किया था, पर अभी जो शख्सियत मेरे सामने खड़ी थी वो शहाना थी। हालांकि दिलीप साहब इस रोल को लेना नहीं चाहते थे, वो थोड़ा झिझक रहे थे और उनकी दलील ये थी
कि उन्हें अपने चेहरे से कहीं भी शहजादा सलीम वाली कोई बात नजर ही नहीं आती। लेकिन आसिफ को अपनी नजर पर बड़ा भरोसा था। शहजादा सलीम मिला, फिल्म शुरू हुई, मगर ये क्या, अनारकली कहाँ है? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिल्म का सबसे अहम किरदार यानी अनारकली गायब थी। हालात ये थे कि फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई, लेकिन अनारकली का कहीं अता पता ही ना था। तो शुरू हुई तलाशे अनारकली। 1944 में शहजादा सलीम बने चप्पू की अनारकली थी नरगिस। अब नरगिस ने इस बार रोल करने से साफ इनकार कर दिया। 2 वजह बताई जाती है। पहली, उस दौर में नरगिस राज कपूर के बीच एक बेहद मजबूत और गहरा रूमानी रिश्ता कायम था और राज कपूर नहीं चाहते थे कि नरगिस उसके दोस्त पेशेवर रकीब दिलीप कुमार साहब के साथ काम करे। एक और वजह थी, दिलीप साहब और आसिफ नरगिस की माताजी जगदन बाई के हिसाब से उन पर डोरे डाल रहे थे, जो उन्हें कतई पसंद नहीं। इसलिए नरगिस जी इस रोल से बाहर हो गई। अगला नाम जो दिमाग में आया वो था नूतन जी का। बात कुछ आगे भी बढ़ी, लेकिन बन नहीं पाई। फिर कहीं ना कहीं विजय लक्ष्मी जी का भी जिक्र आता है, और ये भी आता है कि बेगम पारा जो उस जमाने की बहुत ही बोल्ड और एक्टर्स में से मानी जाती थी, उनको भी कंसिडर किया गया, लेकिन कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा अक्स नहीं था जिसमें अनारकली दिखाई दे। 1952 में एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया जिसमें तमाम ऑडिशन के लिए लोगों को बुलाया गया, मगर वो चेहरा मिले ही नहीं। एक चेहरा था जो आसिफ जी की आंखों के सामने फ्लैश करता रहता, बेहद ही खूबसूरत मधुबाला। इसी चेहरे में अपनी अनारकली का अक्स देखते वो, लेकिन कुछ पुरानी तल्ख यादें थी जिनके कारण उनके पांव कहीं रुक जाते थे। दरअसल एक और फिल्म के सिलसिले में वो गए थे मधुबाला जी के घर, जहां उनके पिताजी अताउल्ला खान ने किसी बात पे उन्हें जलील किया था। तब से बातचीत भी बंद थी और ये मुश्किल हो रहा था उनके लिए कि मधुबाला जी से कैसे हाँ बुलवाएं। पर कहते हैं ना, शिद्दत से कोई काम करो तो किरदार खुद ही कहानी के पास चल करके आता है। एक दिन मधुबाला जी ने के आसिफ के साथ ये शेयर किया, मुझे मुगल आजम में काम जरूर करना है। वालिद साहब से बातें करें तो उनकी तमाम शर्तें मान लें, करनी तो मुझे है, वे कोई शर्तें आप पर लागू नहीं होंगी। बस फिर क्या था, मिल गई मुगल आजम को उसकी अनारकली। अब शूटिंग भी इतने बड़े पैमाने पे आसान थोड़े ही न थी, और के आसिफ की नजर भी इतनी पारखी कि वो छोटी छोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते थे। एक वाक्यांश है, बड़ा दिलचस्प है। आज से लगभग 70 बरस पहले जब अकबर बने पृथ्वीराज कपूर के लिए खास किस्म के जूते बनवाए गए तो लागत आई 4000 रुपए। कैमरामैन R.D. माथुर, जिनकी इस फिल्म में बहुत अहम भूमिका थी, उन्होंने आसिफ को हंसते हुए बताया कि सर ये जूते तो शॉट में ठीक से नजर भी नहीं आएंगे, अब क्या करें? तो आसिफ का जवाब ये था, ये मत भूलो कि मेरे अकबर को ये बात मालूम है, और जब वो ऐसे आलिशान जूते पहन करके चलेगा तो उसकी चाल में सचमुच एक मुगल शहंशाह की चाल होगी, और मुझे वो चाल चाहिए। एक और बड़ा ही दिलचस्प किस्सा ये है कि फिल्म के खासे लंबे समय के लिए मधुबाला जी को लोहे के मजबूत जंजीरों में रहना था। बेखस बेकरम कीजिए सरकार मदीना, ये सीन फिल्माना था। डॉक्टरों ने हिदायत दे दी कि आप बिल्कुल वजन नहीं उठाएंगी, लेकिन शरीर से लाचार मगर इरादों से पुख्ता थी मधुबाला।
और उन्होंने ये सीन बखूबी निभाया। ऐसा भी कहा जाता है कि 6 महीने जब शूटिंग चली, एक वक्त आया जब बजट ढीला मात्र भी नहीं रह गया। सबने इनकार कर दिया। ऐसा लगा शायद फिल्म यहीं रुक जाएगी। लेकिन तब इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों ने, लोगों ने आ करके इस मुद्दे को रिजॉल्व किया, सुलह कराई और फिर ये फिल्म वापस बननी शुरू। एक और बेहद दिलचस्प किस्सा है। आपको याद है शीश महल? जी, वही शीश महल जो मुगल आजम में बीच में कहीं पर आता है रंगीन स्क्रीन पर। पहला रंगीन सीन जो फिल्माया गया हिंदी फिल्म जगत में। कहानी है इसकी भी, क्योंकि असल अकबर के दौर में तो शीश महल था ही नहीं। लाहौर किले के पश्चिमी भाग में बने शीश महल का निर्माण 1631-32 में शाहजहां ने करवाया था, न कि अकबर ने। इसका मतलब ये कि शीश महल का कॉन्सेप्ट, आइडिया कहीं और से लेकर के इस मूवी में डाला गया। एक बार के आसिफ गए जयपुर और वहां पर उन्होंने देखा आमेर का पैलेस। आमेर पैलेस के डोम में ऐसे ही शीशे लगे हैं जहां पर मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं। तो आसिफ जी को आइडिया आया, क्या हम ये अपनी मूवी के साथ कर सकते हैं? कुछ हो सकता है, ये रिक्रिएट करना है। और टीम ने बोला हाँ। फिर क्या था, 50 जगह से ग्लोब्स मंगवाए गए। शीशे गोल कहाँ मिलते हैं, कहीं नहीं मिले तो बड़ी मुश्किल से बेल्जियम से मंगवाए गए, काट काट कर बनाए गए और सेट की तैयारी शुरू की गई। और आपको याद होगा कि इसी मूवी के एक सीन में मधुबाला के मुंह से निकलता है, छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। तो यख बयख हर कांच के सीने में मधुबाला, दिलीप कुमार और पृथ्वीराज के अक्स दिखाई देते हैं। ये सीन आज भी बेहद खूबसूरत सीन्स में से एक माना गया है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। मुगले आजम की बात हो और उसके म्यूजिक यानी संगीत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी भी कहानी है। इस मंजर के लिए जिस वक्त गीत की बात चली तो नौशाद के जहन में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम आया। पर ये क्या, उस्ताद तो फिल्मों के लिए गाते ही नहीं थे। अब क्या किया जाए? तो उन्होंने उस्ताद अमीर खान साहब का नाम आगे किया, मगर आसिफ ने उस नाम से इनकार कर दिया, ये कह के कि जो सबसे अच्छे हैं हम उन्हीं से गवाएंगे। एक मीटिंग तय की गई जिसमें नौशाद साहब, आसिफ जी दोनों उस्ताद जी के घर पे गए उन्हें मनाने के लिए। हमेशा की तरह इस कहानी में भी आसिफ हाथ में सिगरेट लिए हुए थे और चुटकी के साथ गुल झाड़ कर उन्होंने फरमाया, गाना तो आप ही गाएंगे। उस्ताद ने हैरत से नौशाद की तरफ देखा और पूछा, ये पागल है क्या? नौशाद ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया हुजूर, एकदम पागल है, मानेगा नहीं। तो आप गा दें, मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी और हम लोग इस पागल से बच भी जाएंगे। उस्ताद जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे पागलों का इलाज करना खूब आता है, अभी ऐसे दाम बताऊंगा कि सारा पागलपन उतर जाएगा। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया, 25,000 रुपए। आसिफ ने बोला, बस 25,000? पॉकेट से हाथ निकाल डाल करके नोटों की गड्डी यूं सामने रखी और बोला, लीजिए अब बनाइए गाना। अब क्या, उस्ताद जी ने एक के बाद एक 2 गीत रिकॉर्ड करवाए। प्रेम जोगन बनके जोगन सुंदरी पिया और चले, वाह। और दूसरा, शुभ दिन आयो राज दुलारा। ये दोनों गीत अब हमारे फिल्मी जगत का अनमोल रत्न है।
खैर, फिल्म फाइनली बड़ी मुशक्कत के बाद बनी और रिलीज कर दी गई। एडवांस बुकिंग की खिड़की खुलने के साथ 3 दिन से कतार में खड़े लोगों के सब्र के बांध जैसे टूट गए। पुलिस के तमाम बंदोबस्त के बावजूद खूब धक्का मुक्की हुई। इसकी खास वजह थी कतार में टिकट ब्लैक में बेचने वाले लोगों की तादाद में मौजूदगी। इन ब्लैकियों ने जितनी तकलीफें झेलकर टिकट हासिल की थी, उसका सिला भी उन्हें खूब मिला। 75 पैसे से लेकर 2 रुपए, 75 पैसे वाले टिकट 100 रुपए और वहां से लेकर के 200 रुपए की कीमत तक भी बिके और खूब बिके। पहले 1 हफ्ते में ही अगले 3 हफ्ते के सारे शो हाउसफुल। और ये लड़ी ऐसी चली कि हफ्ते दर हफ्ते बस चलती ही गई। क्या क्या सुनाए आपको। ये जो किताब है ना, ये सिर्फ कहानी नहीं है। इसकी हर पिक्चर, हर शब्द, हर वाक्यांश के पीछे दबी हुई सैकड़ों कहानियां हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि के आसिफ के साथ फिर से दास्ताने मुगले आजम खुद लिख रहे हैं। सबसे खूबसूरत एक सीन है इसमें, जो मूवी में भी है, जिसका जिक्र इस बुक में भी है। जब सलीम और अनारकली पहली बार एक दूसरे के सामने खत के थ्रू रूबरू होते हैं, वो सीन सुनिएगा और उसी के साथ हम इस सत्र का अंत करेंगे। अनारकली और सुरैया दोनों बैठे हैं। बाजी, हाँ। अल्लाह, ऐसी भी क्या बेख्याली। लो ये खत। खत कैसा? साहिबे आलम का। हाय अल्लाह, अल्लाह को याद करोगी तो दूसरा खत आ जाएगा। लो संभालो, तड़प रहा है। शायद इसमें साहिबे आलम का दिल है। अब ले भी लो। नहीं, वाह, दिल लेने में देर नहीं और दिल लेने में इतनी देर। सुरैया जाती है, अनारकली अकेली। सितार के तारों की गूंजती मधुर रागिनी उसकी उलझन के धागों की तर्जुमानी करती सुनाई देती है। लजाती शर्माती आखिर अनारकली बंद दरवाजे के पीछे जाकर खत पढ़ना शुरू करती है। उस वक्त उसकी पीठ कैमरे की तरफ। माहिरू महजबी अनारकली, दिलरुबा दिलनशी अनारकली, हो ये मालूम तुमको बादे सलाम, गमे फुरखत से दिल है बेआराम। रात दिन तुमको याद करते हैं, आरज़ू में तुम्हारी मरते हैं। रात काटेंगे इंतजार में हम, मगरिबी बुर्ज की किनार में हम। बंद करके कमल में खत का जवाब, नहर की राह भेज देना आशिताब। भूल जाना ना ए वफा की शबी, मुंतजिर है जवाब खत का सभी। और इसके बाद शुरू होती है अमर रहने वाली ये दास्तां, सलीम और अनारकली। इस फिल्म में अकबर ने आखिरी एक संवाद में कुछ इस तरह से बोला है। अनारकली, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तुम लफ्ज़े मोहब्बत की आबरू बनकर जिंदा रहोगी, और मुगलों की तारीख तुम्हारा ये एहसान याद रखेगी कि तुमने बाबर और हुमायूं की नस्ल को नई जिंदगी दी है। लेकिन हम तुम्हें एक गुमनाम जिंदगी के सिवा कुछ नहीं दे सकते। हम मजबूर हैं। बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हैं। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करोगी तो शायद तुम हमें मुआफ कर पाओगी। पढ़िए, शायद आपको भी उतना ही अच्छा लगे जितना हम सभी को। आदाब दोस्तों। Frankly speaking, Mughal Azam is one story which is the epic story, epic movie, epic production ever done on the silver screen. और अगर आप सच में ये प्रोडक्शन,
ये सीन, ये कहानी, ये दास्तान, अनारकली, सलीम, इन सबको दोबारा जीना चाहते हैं ना गाइस, यू नीड टू चेक आउट दिस बुक व्हिच इज बाय मंजुल पब्लिशर्स. इट इज कॉल्ड दास्तान मुगले आजम. राजकुमार केसवानी ने क्या खूबसूरती से ये किताब लिखी है. इसमें बहुत सारी ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, पोर्ट्रेट्स हैं और मकबूल फिदा हुसैन साहब की कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स भी हैं इसमें. इतनी एस्थेटिक और खूबसूरत किताब जो आपको उसी दौर में दोबारा ले जाएगी. इफ यू बिलोंग टू द ओल्ड वर्ल्ड लाइक आई डू, देन यू मस्ट रीड दिस. Thank you so much. I hope you like the video. I hope the story of Anarkali and Salim stays with us forever and ever and ever.